नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। मध्य प्रदेश विधानसभा ने अपने स्थापना के 69 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर 17 दिसंबर को विधानसभा में एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने विधानसभा में 7 दशक की यात्रा विषय पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में वन मेले का उद्घाटन किया। सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में आयोजित विधानसभा के 7 दशक की यात्रा विषय पर चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया। इस प्रदर्शनी में पहले विधानसभा से लेकर वर्तमान 16वीं विधानसभा तक के महत्वपूर्ण क्षणों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार की 2 साल की विकास यात्रा पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें औद्योगिक विकास, गरीब कल्याण से संबंधित योजनाओं को उल्लेखित किया गया। तो 1956 से 2025 तक की मध्य प्रदेश विधानसभा जहां प्रदर्शनी में दिख रही है, तो डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश भी यहां प्रदर्शनी में नजर आ रहा है। हम दूसरी तरफ हैं जहां आप देखेंगे कि आज मध्य प्रदेश एक नए युग की दहलीज पर खड़ा हुआ है। ये उद्बोधन के साथ एक संदेश डॉक्टर मोहन यादव का या इस प्रदर्शनी का पहला चित्र है। अगले पायदान पर अगर हम चलते हैं तो अगला पायदान कि आखिर 2024-2025 फरवरी को भोपाल में जो इन्वेस्टर समिट हुई, उस समिट ने कितनी तस्वीर विकास के मामले में यानी औद्योगिक विकास के मामले में बदली। 26.71 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और 17 लाख से अधिक नए रोजगार सृजन की बात इस प्रदर्शनी में रखी गई है। इस बड़े आयोजन की बात कर लें अगर हम, औद्योगिक विकास की जो समिट आयोजित हुई, तो उससे पहले 7 रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने किए। 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव यहां प्राप्त हुए। इसी तरह से निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 14 राष्ट्रीय सत्र भी मध्य प्रदेश की सरकार ने आयोजित किए। यहां 2.6 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव का हिस्सा भी इस प्रदर्शनी में नजर आता है। यानी हम यहां देखते हैं तो इन्वेस्टर समिट यानी मौजूदा वर्ष का यहां उल्लेख हो रहा है कि 2025 में सरकार ने क्या किया। एक वर्ष में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव लाने वाला देश का तीसरा राज्य मध्य प्रदेश बना है, जैसा कि अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकार वार्ता में ये बात कही थी। 8.57 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर हैं। ये बहुत बड़ी बात है। रोजगार सृजन के लिए बेहद आवश्यक है कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास हो। देश में पहली बार एक साथ 18 नई नीतियां लागू हुई। अब इन 18 नीतियों की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, एवीजीसी एक्सआर नीति, मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति, उद्योग संवर्धन नीति, यानी ये उद्योग से ही संबंधित, औद्योगिक विकास से ही संबंधित 18 नीतियों को भी इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। अब आप अभ्युदय मध्य प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ गरीब कल्याण से संबंधित, गरीब वर्ग के उत्थान के लिए गरीब कल्याण मिशन जो शुरू किया सरकार ने, संबल 2.2 अंतर्गत 1.75 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन सरकार ने किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से प्रतिमाह 56 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभ सरकार दे रही। तो ये वो जो तबका जिस अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उन योजनाओं से संबंधित तस्वीरें भी इस प्रदर्शनी में हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी
और सरकार ये हमेशा कहती है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, जैसा कि अभी बातचीत में हरदीप सिंह डंग जो पूर्व मंत्री हैं वो कह रहे थे कि योजनाओं का लाभ तो हर तरफ मिल रहा है लोगों को, चाहे वो सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो या विपक्ष का व्यक्ति हो। बहुत सारे ऐसे, चूंकि आज इतिहास से जोड़ता हुआ दिन है, तो हुकुमचंद मिल से संबंधित भी एक पोस्टर यहां नजर आ रहा है। कुल मिलाकर हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब हम यहां खड़े हैं, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष और तमाम मंत्री वो जो 1956 से अब तक की मध्य प्रदेश विधानसभा इन तस्वीरों को देख रहे थे, तो यहाँ विकास की एक तस्वीर है। अंदर जब सदन में नेता बोल रहे हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प को लेकर अपनी बात विधानसभा में रखी है और उस पर चर्चा शुरू हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके विषय में जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो अपनी बात रख रहे हैं कि किसने क्या किया, चाहे वो हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी हो, उसकी स्थापना कैसे हुई थी, भोपाल का जो भेल है उसकी स्थापना कैसे हुई थी। इन तमाम विषयों पर आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में चर्चा हो रही है। चर्चा इतिहास से भी जोड़ती है और चर्चा सुनहरे भविष्य की तरफ भी ले जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने अपने स्थापना के 69 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर आज 17 दिसंबर को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। साल 1956 से वर्ष 2025 तक मध्य प्रदेश विधानसभा में सजी प्रदर्शनी लोकतंत्र के मंदिर के इतिहास को प्रदर्शित कर रही थी। मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान मंत्री हो या फिर विधानसभा के वर्तमान सदस्य, पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल से लेकर डॉक्टर मोहन यादव तक प्रदेश कितना विकसित किया, इसे इसमें दिखाया गया। साथ ही साथ विकास की पथ की यादों को ताजा किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के कुछ सदस्य हैं जिनके परिवार के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं सदन में निभाई, तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने निर्दलीय के रूप में अपनी पारी की शुरुआत की, तो कुछ ने पार्टी का परिवर्तन भी किया। हालात कुछ भी हो और बदलाव भी कितने ही होते रहे, उत्तरदायित्व और अपनी जिम्मेदारी का बोध इस लोकतंत्र के मंदिर में मन में आ ही जाता है। देखिए, बड़ा मैं उत्साहित हूँ। 2013 से आज हम 2025 में खड़े हैं, लगातार मैं भी विधायक हूँ। मैं अपने भूतपूर्व का देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हमारे भी वरिष्ठ लोगों ने किस तरीके से मध्य प्रदेश की विधानसभा का संचालन किया है और अपने प्रदेश में विकास के लिए क्या काम किया है। और आज हम कह सकते हैं, आज वर्तमान है, कल भविष्य के बाद, उसके बाद हम भी पूर्व इतिहास बनेंगे। तो हमें भी लगता है कि ये देखने के पश्चात हमें भी बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे पूर्व और आप वर्तमान में भी आज हमको भी 12 साल की हमारे भी यहाँ के छाया चित्र देखने को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम विधायकों के लिए एक मील का काम कर रहा है कि हम लोग अच्छा बेहतर काम करें, विकास करेंगे तो हम भी इतिहास में कहीं ना कहीं एक नाम से जाने जाएंगे। क्योंकि बड़ी एक ड्यूटी होती है, नेता बनते समय आपने भी कई बार मन में विचार किया होगा कि मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहा हूं, लेकिन ये चित्र जताते हैं, ये रिकॉल कर देते हैं सारी चीजों को कि एक विधायक की भूमिका क्या है। सड़क पर कुछ भी हो, पक्ष अलग, विपक्ष अलग, निर्दलीय अलग, अपनी अपनी धारा है, लेकिन यहाँ एक ही विचार कि मध्य प्रदेश समृद्ध बना देना है। निश्चित है, हम लोग चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपने प्रदेश को समृद्ध बनाएं, अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाएं, तब तो हमारी ड्यूटी है। ठीक है, हम अपने अपने पार्टी और अपने अपने कोरम के लिए लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हमको हर हालत में अपने प्रदेश को किस तरीके से देश में अव्वल पहुंचाना है। जिस तरीके से हम एक फुटबॉल खेलते हैं तो सबका एक लक्ष्य होता है गोल मारना, लेकिन रहती तो एक ही गेंद है। इसी प्रकार एक गोल ये भी है हमारा प्रदेश का डेवलपमेंट, और उसको लेकर हम सब लोग संगठित होकर अपने प्रदेश की बातें रखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का ये एक लंबा सफर आज यहाँ पर देखने को हमको प्राप्त हो रहा है विधानसभा के इस माध्यम से। राजनीतिक रूप से जो यहाँ पर बदलाव हुए, जो यहाँ पर सभी लोगों ने, हर पार्टी के दल के लोगों ने जो मध्य प्रदेश को विकसित करने में जो सहयोग दिया है, उसका एक नज़ारा आज यहाँ पर देखने को प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक हमारे देश का हृदय है, और देश का हृदय जब स्वस्थ रहता है तो देश भी स्वस्थ रहता है।
यही मेरी आशा है। देश का हृदय स्वस्थ रहता है। हम विपक्ष के तमाम नेताओं को देख रहे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम किया। वो तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वर्तमान विपक्ष का, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, वो समृद्ध इतिहास भी दिखता है। वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव से पहले जो मुख्यमंत्री थे, शिवराज जी, उमा जी भी यहाँ दिखती हैं, तो तमाम लोग यहाँ दिखते हैं। ये जो तमाम व्यक्तित्व हैं, ये क्या प्रेरणा आज दे रहे हैं? निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश को आज जिस मुकाम पे लेकर के आया गया है, उससे हम जैसे नौजवान युवा जो राजनीति में काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग को इनसे को देख के निश्चित रूप से जो प्रेरणा प्राप्त होती है कि हम कैसे अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को और बेहतर बना सके। जिस नींव को हमारे पूर्वजों ने रखा है, उसको हम कैसे उस इमारत को और बेहतर रूप से और उसको सजाएं और संवारें, यही हमारी आशा रहती है। जो चित्रों के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को जो बताया जाता है कि हमारा इतिहास ऐसा रहा है, तो आज देखते हुए भावुकता का दिन है कि हमारे जो लीडर ने पुराने टाइम पे जो संघर्ष करके इस मध्य प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में एक माला के रूप में पिरोया है, उसमें सभी नेताओं का जो योगदान रहा है वो वास्तव में तारीफ काबिल है। और हमें यहाँ पर आज देखने को मिलता है और आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश मिलना चाहिए, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश को और कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये सीखने को यहाँ पर मिलता है। तो आज प्रदर्शनी के माध्यम से हमें पुरानी बातें जानने को मौका मिला, इतिहास जानने का मौका मिला। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को विधानसभा में ये चौथी बार विधायक बनने का जो मौका मिला था जनता के माध्यम से, उसमें भी हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, ये हमें सीखने को मिलता है। और आपको वो चित्र भी देखे होंगे सुहासरा में, जब हरदीप सिंह डंग अपनी सियासत की पारी शुरू कर रहे थे कि मुझे क्या करना है, समाज सेवा, कैसे जनप्रतिनिधि बनना है, तो वो तमाम चीजें जो पुराने फोटो है वो लोग भी दिखे होंगे, जो सुहासरा और आसपास के वो तमाम नेता थे जिनके साथ भी हमें खड़े होना था और कुछ ऐसे भी जिनके खिलाफ हमें खड़े होना था। बिल्कुल। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है कि वो टाइम भी हमने देखा है सुहासरा का, उन्होंने जो संघर्ष करा, और ये टाइम भी हमारे टाइम पे जो हमने जो करा, और अच्छा भी और बुरा भी, दो ही टाइम जो देखे हैं वो देखने को यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो ये मैं मानता हूँ कि अच्छी बुरी बातों को उसका एक बीच का रास्ता कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, ये सीखने को यहाँ पर मिल रहा है। और मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में एक उदाहरण बन के एक प्रदेश का राज्य के रूप में जाती है। तो हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्य के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो विकास हुआ प्रदेश में, हमारी प्रेस और मीडिया छुपा नहीं है। आप सब भी लगातार अपने चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और प्रदेश में हम सब चीजों को रख रहे हैं जनता के सामने। हम आपका भी आभार मानते हैं। सरकार ने विभिन्न विभागों के माध्यम से जो हमारा एजेंडा है कि प्रदेश को खुशहाल हम बनाएंगे, बीमा और राज्य से प्रदेश को निकाल करके लाए हैं और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सारे पैरामीटर्स में हम जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अन्य विकसित प्रदेश थे उनके मुकाबले में हम लगातार किसी स्थान में प्रथम में, किसी में दूसरे में, किसी में तीसरे में है। जो मूलभूत हमारी ढांचागत व्यवस्था रहती है, बिजली, पानी, सड़क, तो आम उपभोक्ता की, आम आदमी की जरूरत है, उस समय आत्मनिर्भर है। कृषि के मामले में, सिंचाई के मामले में अब हम उद्योगों के रूप में हम कमजोर थे। पिछले वर्षों में लगातार इसको उद्योग वर्ष के रूप में सरकार ने माना तय किया है। प्रश्न के रूप में जी चाहूंगा, एक बदलाव आया सोच में, बदलाव इस तरह का कि बहुत सारी चीजें एक साथ चलने के साथ साथ आज के दौर में हम, जैसे पिछला महिलाओं के कल्याण का वर्ष था, उद्योग रोजगार का वर्ष है, अगला कृषि का वर्ष है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, कृषि के मामले में बहुत समृद्ध हुआ, इसलिए कि सिंचाई को लेकर तमाम संसाधन बढ़े। तो ये खास समय पे मिल रहा है। सब चीजों में सरकार ने अपना फोकस किया है। सरकार की पिछले सरकारों में लापरवाही कारण ये सब चीजों का अभाव था। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, शिवराज की सरकार 2003 में बनी है, उमा जी की बनी, तब से लेकर लगातार इस बात का चिंतन हुआ है। एक एक चीज को बारीकाई से देखा गया है, फ्यूल को रोका गया है, अपव्यय को रोका गया है, और ढांचागत व्यवस्था है जो हमारे प्रदेश में संरचना होनी थी उसको निगाह में लाए हैं। इससे के कारण बड़ी मात्रा में हमारे मेडिकल कॉलेज खुले हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से, हायर एजुकेशन की दृष्टि से, टेक्निकल उसकी शिक्षा की दृष्टि से, ये सब चीजों पर ध्यान दिया गया है। विधानसभा भवन की, विधानसभा की
तो ये विकास का ये एक हिस्सा है। और एक विजन भी है आगे 2047 का, जिसे लेकर बात की। हाँ, 2047 का विजन भी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या ऐसा लगता है आपको कि ये करना बेहद जरूरी है? देखो, आप ये मेरे से एकदम प्रति प्रश्न मत पूछा करो। लोग आज युग बीत गए, रामायण और महाभारत के जो पात्र हैं हम उनकी भी तो चर्चा करते हैं कि नहीं? तो इनमें से जिन जिन ने सबने अच्छा किया है इनको भुला दें? संसद बिल्कुल नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि इतिहास में इनका अपना स्थान है, इसलिए ये भी आवश्यक है। लेकिन आगे आना आवश्यक है ही, क्योंकि ये ना होते, अरे आगे आने वाले समाज में फिर समाज में लोग इन्हें क्या मानेंगे, कैसे जानेंगे? इसलिए जरूरी है ये प्रदर्शन। इस प्रदर्शनी के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहते हैं कि हमारे जो हमारे महापुरुष रहे, हमारे नेता रहे, उनको एक साथ देखने का, एक साथ सबको एक नया नवाचार है। इसके लिए मैं कहीं ना कहीं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये भी नवाचार है, बहुत कुछ बदला। उस दौर के भी चित्र यहाँ दिखते हैं कि सूर्य से एनर्जी मिलती तो है, पर वो बल्ब में भी जल सकती, ये नहीं सोचा जा सकता था। उस समय के भी यहाँ चित्र हैं। बदला है दौर, लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी मानसिकता को भी बदल लिया है। वो दौर जिसके चित्र आपको दिख रहे हैं, और ये 2025 यानी 56 से अब तक में मन में बदलाव के अगर चित्रों को देखते हैं तो क्या लगता है कि कितना बदल गया इंसान? देखिए, समय के हिसाब से समय का परिवर्तन तो होता है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। आज के समय में और उस समय के जब संसाधन नहीं थे तब हमारे महापुरुषों ने इन्होंने राजनीति की और कहीं ना कहीं समाज की जिन ऊंचाइयों पर समाज में पहुंचे, और आज यहाँ पर जो चित्र के माध्यम से अपन देख रहे हैं, तो उस समय के बदलाव में आज बदलाव, लेकिन उनको याद करके उनके आदर्शों पे हम कैसे चल पाए, उनके आदर्शों जो उन्होंने आदर्श जो पश्चिम छोड़ के गए, उन आदर्शों को कैसे करके आए। मध्य प्रदेश की विधानसभा इस मामले में देश में एक अग्रणी विधानसभा है, और इसलिए इस प्रदर्शनी के माध्यम से कहीं ना कहीं आज चूंकि एक दिन का सत्र भी है, ये भी एक नवाचार है। पहले भी हुआ है, 3-4 दिन का सत्र हुआ है 8 से 13 के बीच में, लेकिन जो मेरे समय में हुआ है, तो ये एक नवाचार है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कैसे विकसित राज्य बने, मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे हम सब लोग मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाएं, ये एक प्रयास है और मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए बधाई देता हूँ। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि जिस विधानसभा में सदस्य के रूप में हम अपने अपने क्षेत्र का और इस मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 70 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इन 70 वर्षों में जो कुछ भी हमारी विधानसभा में घटा, उसका चित्रण आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से किया जा रहा है, जो इस बात का प्रतीक है कि इन 70 वर्षों में तमाम झंझावातों के बीच भी हमारी विधानसभा ने अपनी गरिमा को पूर्ण रूप से बनाए रखा। और निश्चित रूप से आज जब एक दिवसीय सत्र आयोजित किया गया है, तो उसमें इतने वर्षों की मध्य प्रदेश की विधानसभा की इस गौरवशाली यात्रा का भी विवरण होगा, और हमारे 2 वर्ष के कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमने हासिल किए हैं, उन उपलब्धियों का भी उसमें उल्लेख होगा। मुझे लगता है कि एक बहुत शुभ परंपरा की शुरुआत आज हुई है, जिसमें पक्ष और विपक्ष सभी सदस्य भाग ले रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय इसमें स्वयं उपस्थित हुए हैं, जो इसकी गरिमा को और बढ़ा रहा है। गरिमा को बढ़ा रहा है। आपके लिए तो बहुत भावुक पल भी होगा, क्योंकि आपके प्रेरणा स्रोत रहे स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी, वो इस विधानसभा में मंत्री सदस्य के तौर पर, मंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़ा नाम जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात रहा, उनकी भी याद यहाँ आपको आ रही होगी। मेरे बाबूजी ने लगभग 50 वर्षों के अपने राजनीतिक यात्रा में बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन किया, जिसमें वो विधायक भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, मंत्री पद भी संभाला, मुख्यमंत्री भी वो रहे। और इस दृष्टि से एक लगाव इस विधानसभा से पूजनीय बाबूजी का तो था ही, लेकिन परिवार के सदस्य होने के नाते आज मेरा भी मन भारी है जब उनके चित्रों को मैं इस प्रदर्शनी में देख रही हूँ। इतना लंबा समय प्रदेश की सेवा उन्होंने की है, आज उनकी सेवा का प्रतिफल इस प्रदर्शनी के माध्यम से
न केवल हम सब बल्कि पूरे प्रदेश की जनता देखेगी। और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि ये हमारा लोकतंत्र का मंदिर जो सेवा करने के भाव के साथ प्रारंभ हुआ था, हम सब की भी यही जिम्मेदारी है कि हमारे पूर्वजों ने जो आदर्श हमारे सामने स्थापित किया है उसको आगे बढ़ाएं। जो आदर्श स्थापित किया है उसे आगे बढ़ाएं। हम प्रदर्शनी की तरफ चलते हैं। जब मैं पीछे प्रदर्शनी में देख रहा था तो 2025 यानी मौजूदा सत्र जहां ओम बिरला जी जो है यहां मौजूद थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 1992 का ये चित्र है। आप देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा का कि अटल जी यहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो ये वो क्षण हैं जो देश के बड़े दिग्गज नेता मध्य प्रदेश की विधानसभा में कब आए, किन कारणों से आए, क्या प्रयोजन था, क्या आयोजन था, वो तमाम चित्र यहाँ पर मौजूद हैं। न केवल मंत्रणा के चित्र बल्कि हम देखें तो नेता प्रतिपक्ष विक्रम वर्मा जी के एक और हमारे साथ चूंकि हमें पांडे जी दिख रहे हैं यहाँ। पांडे जी का भी बड़ा पुराना नाता इस मध्य प्रदेश विधानसभा से, न केवल एक सदस्य के रूप में बल्कि उनकी यादें अपने पिता से भी यहाँ जुड़ती हैं। क्या कहेंगे पांडे जी, आज का क्षण न केवल समृद्ध इतिहास का बल्कि आपकी जो भावनाएं हैं उन्हें एक उफान पर लाने का समय। ये बहुत ही भावुकता का पल है और इतनी स्मृतियां मन में आ रही है, मैं व्यक्त नहीं कर सकता। अभी भी फोटोग्राफ में अगर मेरे पिता दिख रहे हैं जो 1962 में चुनाव जीतकर गए थे। 1962 संभवतः दूसरा ही इलेक्शन था, 57 में पहला इलेक्शन हुआ, 62 में वो चुनाव जीते थे। तो इतनी स्मृतियां देख करके मन भाव विभोर हो रहा। और यहाँ पर निरंतर जनता के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर आने पर आज सदन में जो कार्रवाइयां होती है, लेकिन जो विगत वर्षों में जिस विद्वता के साथ हुआ करती थी, जिस ज्ञान के साथ हुआ करती थी, जिस तर्क वितर्क के साथ हुआ करती थी, जिस विद्वता के साथ में वे एक दूसरे का सम्मान करते हुए मेरा मध्य प्रदेश कैसे और अधिक आत्मनिर्भर बने, मेरा मध्य प्रदेश और कैसे आगे बढ़े, तो ये प्रेरणादायी हमें यहाँ पर महसूस हो रहा है और निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 2 दिन पहले ही मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का स्वरूप तय किया गया है। इंदौर और भोपाल को अलार्म में लिया गया है और 2026 में जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। गांव में विकास कार्य किए जाएंगे और वृंदावन गांव बनाने की योजना है। उन्होंने बताया कि शिक्षा नीति लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है। शांतिपनी आश्रम पूरे देश में अनोखा मॉडल है, जिसमें 395 आश्रम बनाए गए हैं और शिक्षकों की 95% तक ई अटेंडेंस लग रही है। राज्य में एयर एम्बुलेंस शुरू की गई है। लाडली बहनों की राशि 1000 से शुरू हुई, अब इसे 1500 रूपये किया गया है। ये केवल योजना नहीं बल्कि उनके सशक्तिकरण का प्रयास है। पीएम ने सदन में चर्चा के दौरान जिक्र किया कि 11 दिसंबर को नक्सलियों को अंतिम सलाम दिया गया। 1999 में कांग्रेस सरकार के एक मंत्री को सरेराह चौराहे पर नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। भारतीय मुजाहिदीन और आईएसआई से जुड़े नेटवर्क को उदाहरण के तौर पर धराशाही कर दिया। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया गया है और एमपी में परिवर्तन का नया दौर शुरू होगा। माननीय यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ने नेता प्रतिपक्ष से, हमसे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सबसे विमर्श करने के बाद एक परामर्श दिया कि ये हमारा 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन है और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना लेकर के पूरे देश को आगे बढ़ने का अमृत काल का आह्वान किया, ऐसे में हमारी विधानसभा में भी अमृत काल को लेकर के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम बनाने का आपका परामर्श हम सबको आज फलीभूत होते दिखाई दे रहा है। हम सबका सौभाग्य है 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियां इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है और लोकतंत्र की खूबसूरती, अपने विचारों का प्रवाह, चाहे आलोचना हो या हमारे पक्ष की बात हो, दोनों अपने सदन के अंदर बात विस्तारित रूप से करते हुए सकारात्मक भाव के आधार पर ये एक दिवसीय जो आयोजन किया गया, मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिनके कारण से आज ही हम ये माननीय महामहिम से अभी हमने प्रदर्शनी का शुभारंभ भी कराया
और बहुत अच्छा लगता है जब अतीत वो गौरवशाली यात्रा को अपने सामने भली एक तरह से पुनरावलोकन की स्थिति में आते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आज का ये सत्र का शुभारंभ भी सरकार के 2 साल के साथ ही जोड़ करके बीते 56 से लेकर आज तक की यात्रा दोनों का समेकित रूप से आगामी 2047 तक का जो प्लान बनाने की बात की गई है उसका एक लघु रूप भी दिखाई देगा और हम सब मिलकर के लोकतंत्र के इसी प्रकार की खूबसूरती के पलों को संजो करके आज के दिन भर अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से विचारों की गंगा का एक आयोजन मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी को सम्मानित साथियों, सम्मानित मुख्यमंत्री जी, सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित संसदीय मंत्री जी, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया 1956 से इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो एहसास होता है कि पुराने इतिहास के पन्ने पलटने पे कि कितना हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली था और किस प्रकार से पक्ष विपक्ष ने मिलकर इस मध्य प्रदेश की नींव रखी थी और नींव को मजबूत करने का प्रयास दोनों पार्टी ने किया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश निश्चित तौर से आज हम जिस पे चर्चा भी करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भविष्य का मध्य प्रदेश बने, कैसे आत्मनिर्भर बने, ये आज परिचर्चा है आज की एक सत्र की। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश को लेके एक नई सोच का आपने परिकल्पना करी, उसको हम साकार करेंगे। आप सब हम मिलकर मध्य प्रदेश के वास्ते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल परेड ग्राउंड भोपाल में 11वें अंतर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मेले में लघु वनोपज हमारी शान गान का विमोचन किया। साथ ही एमएफपी पार्क के लोगों का अनावरण और एमएफपी पार्क द्वारा निर्मित वेलनेस किट का विमोचन भी किया। वन विभाग और मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के संयुक्त तत्वाधान में समृद्ध वन खुशहाल जन थीम पर ये मेला 17 से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, अपर मुख्य सचिव अशोक बर्नवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक VN अंबाडी और प्रबंध संचालक डॉक्टर समिता राजोरा मौजूद रहे। अद्भुत एक लीला है, एक तरह से मैं मान के चलता हूं। और ये भी बात सही कि मेडिकल साइंस की प्रगति तो प्रशंसनीय है, लेकिन जड़ी बूटी का तोड़ नहीं हो सकता, ये भी पक्की बात है, ये पक्का। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी विरासत से वो जो हमको ये वर्तमान का संसार दिया है, क्या क्या सोचा होगा और कैसे कैसे सोचा होगा, उनकी कल्पनाशीलता भी अद्भुत है। हमारे लिए जाने अनजाने हमारे साथ ये प्रकृति की वरदान वाली वस्तुएं कैसे हमारे भोजन में शामिल हो गई। कहां हमारा भोजन सब्जी में हल्दी, सब्जी में सभी प्रकार के मसाले और उन मसालों के अंदर दीर्घजीवी होने की, रोगाणुओं से लड़ने की ताकत, ये हमारी उस अवस्था को ये कोविड के समय तो बिल्कुल परवान चढ़ गया। हमारा काढ़ा जब आया तो अखाड़ा कम पड़ गया दुनिया के सामने। काढ़े ने क्या जबरदस्त कमाल किया है। कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी, कोई पता नहीं चल रहा था। दुनिया में हाहाकार मचा। एलोपैथिक हमारे सभी मान्य चिकित्सक भी अपने प्रकार से वो बुखार की दवाई दे दो, कुछ कुछ टाइम कैसे निकाले उस कठिन दौर में, लेकिन हर एक कोई घबरा रहा था। लेकिन घबराने में अमृत के समान काढ़ा तो वो भी पी रहे थे और हम सबको भी पिला रहे थे। हर एक जगह आयुर्वेद ने जो अपना कमाल किया है, सच में हम भी वैसे मजाक में बोलते पेड़ क्या देते हैं, पेड़ क्या देते हैं, ये तो कोई भी बोल देगा, क्या ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन पेड़ लेते क्या है, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो सच में हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। हमारा और उनका ये पर्याय है, हमारी श्वास प्रति श्वास, उनके बिना जीवन अधूरा। और यही तो एक वेद वाक्य की दृष्टि से कहा जाता है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है ये ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में हम एक दूसरे पे अवलंबित है।
हम एक दूसरे पे निर्भर हैं, दोनों से अलग अलग हो ही नहीं सकते। हर एक वो जीव, हर एक वो पेड़ पौधा, और जगदीश चंद्र बसु ने, मैंने सही कहा पिछले जब अपना पहली बार बताया कि पौधों में प्राण होते हैं, तो रॉयल सोसाइटी में जब इस बात का उनने रिसर्च करके सामने सिद्ध किया कि पौधों में प्राण होते हैं, लोगों ने तालियां बजाई, आनंद से उनको अपने कंधों पे उठा लिया, दुनिया के सामने बोले आपने चमत्कार कर दिया, गजब कर दिया। ये पौधों में प्राण होते ये सिद्ध करने का ये प्रमाण आपके ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से विज्ञान ने ये एक नया प्रकार का इतिहास लिखा है। अब वो उनने कहा कि भैया आपने इतना बड़ा काम किया, भारत वाले तो आपको सिर माथे पे बिठा करके पूरे देश और दुनिया में बताएंगे। उन्होंने कहा ये बात सही है कि मैंने आपके हिसाब से बड़ा काम कर दिया, लेकिन मेरे देश में मेरा कोई सम्मान नहीं होगा। तो लोगों ने, क्यों आपके लोग विज्ञानी को या ज्ञानी आदमी को पसंद नहीं करते क्या? तो नहीं, बोले करते तो बहुत है। तो बोले फिर, बोले अब ये आपको मालूम नहीं था कि पौधों में प्राण होते, हमारे तो गांव गांव में मालूम था कि पौधों में प्राण होता, उनके लिए कोई नई बात नहीं, उनके लिए नदी पहाड़ पर्वत सब दूर प्राण होते हैं। और ये हमारी प्राचीन वो पद्धतियां हैं कि काल हम पौधे की पत्ती नहीं तोड़ते हैं, ये हम पौधों को बचाने से, पौधों के साथ हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमारे लिए तो जीवन के ऐसे कई रहस्य हैं। परमात्मा की दया से जब कभी निराशा का क्षण आते हैं तो हमारे तो वनगमन की परंपरा है, इसलिए 4 आश्रम में से वानप्रस्थ आश्रम ये सबसे अच्छा आश्रम माना जाता है। जब आप अपने सांसारिक जीवन से परिपूर्णता के बाद अपने जीवन का और अच्छा समय गुजारना हो, अपने संसारिक उत्तरदायित्व में बेटे बेटी की शादियां हो जाए, जीवन के आपके बेहो जो यौवन अवस्था के लिए, उसके बाद के दौर में आपका जीवन सच्चे अर्थों में समाज जीवन के लिए कैसे काम आ सकता है। तो 50 से 75 साल की अवस्था का जो वानप्रस्थ जीवन है, सच अर्थ में बाद का संन्यास काल तो एक तरह से हमारी वो अध्यात्म की दुनिया में चला जाता है, लेकिन चराचर के इस जगत में उससे जुड़ने के साथ हमने सबने देखा, ऋषि मुनियों ने अपने जीवन काल में, हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि भी 2 अलग अलग विधाएं हैं, उनके आधार पर हमको जानने का मौका मिलेगा। वन जाने के लिए ऋषि अपने यौवन काल में कम खर्च में अपने जीवन के माध्यम से परिवार भी बसाना, लेकिन परिवार के रहते रहते ऋषि अपने ऋषि पुत्र, ऋषि पत्नी, ऋषि परिवार के साथ समाज में वनों के माध्यम से भी वन के अंदर अपने सब प्रकार से जीवन यापन करते हुए हमारे लिए न्यूनतम आवश्यकता के साथ संसार के साथ जीवन जीते जीते हजारों साल से ये ऋषि परंपरा इतनी उत्कृष्ट रही है कि हमारे देश की पहचान ऋषि मुनियों से रही है। इसलिए जीवन के सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर हमारे ऋषि मुनियों ने निकाले। मैं आज के इस अवसर पर इतना भी बताना चाहता हूं कि वन की भी कोई सीमा नहीं होती थी राज्य शासन काल की पुराने राजा महाराजा की पद्धति में, ना हमारे ऋषि मुनियों को किसी सीमा में बांध सकते थे। वो सारी दूर निर्बाध रूप से आने जाने के लिए स्वतंत्र होते थे। हजारों साल की वो परंपरा, वो सच में ये गिलोय का काढ़ा और ये जिस प्रकार से बाकी जड़ी बूटी है, लेकिन आपने भी अर्जुन, आंवला, हर्रा, बहेड़ा को जिस प्रकार से आधुनिक संसाधन के साथ अभी विमोचन भी कराया। अब हम तो आमतौर पे महुआ नाम सुनते घबरा जाते हैं, लेकिन महुआ का भी लेप आप इतना बढ़िया बना रहे हो, ऐसा लगता है कि नया दौर का नया समय आया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ये नए नए प्रकार के उत्पादों के लिए। और ये वन्य जीवनों के आधार पर हमारा जो आयुर्वेद है वो तो कायाकल्प तक तरफ ले जाता है। ये बात सही है कि जैसे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे शरीर के साथ, अपने शरीर के रहस्यों के साथ प्रकृति ने कितना अद्भुत संयोजन दिया है। हमारी सारी दवाइयां कई बार एलोपैथिक की कमजोर पड़ जाती है, लेकिन आयुर्वेद बढ़ के हाथ पकड़ती है तो उम्र बढ़ जाती है। सारी चीजों का अलग से एक दौर निकल जाता है। वात, पित्त, कफ और तमाम प्रकार की कितने आयुर्वेद की बात भी ढूंढो तो ऐसा लगता है कि कदम कदम पर, लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से अपने ये अदरक की, तुलसी की, सर्दी में आने वाली चाय भी कितना आनंद देती है। अब बताओ, अदरक की हमारी जो रसायन के साथ साथ उसकी जो औषधि है, पेट में अजवाइन और हींग का रामबाण इलाज तो कोई वैसे ही जान सकता है, हमको मालूम है। जिस प्रकार का अपना ये घर का किचन कमाल कर देता है, औषधि गुणों से युक्त हमारा काढ़ा
और तमाम प्रकार की चीजों को आज का समय तो बाबा रामदेव ने घर घर तक पहुंचा दिया। हमारा ये तमाम आयुर्वेद का खजाना, हमारी वन औषधियों का ये वर्तमान का संसार, और आज के समय में जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है तो योग से भी और संयोग से भी, लेकिन एक साथ समेकित रूप से सूर्य नमस्कार से लगाकर के हमारी औषधि तक, हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन के जीने के साथ साथ प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाने की शैली, ये अद्भुत है। ऐसे में मैं अपनी ओर से वेलनेस की दृष्टि से भी हमारी सरकार के बनने के बाद मुझे इस बात का आनंद है कि पहले केवल 7 आयुर्वेदिक कॉलेज थे, एक साल में हमने 8 नए आयुर्वेदिक खोलने का, आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का शासकीय स्तर पर भी निर्णय किया। प्राइवेट पे तो हम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन वेलनेस सेंटर के आधार पर, हमारी तमाम प्रकार की वनौषधियों के आधार पर, ये हमारी संपदा, हमारी वन समितियों के माध्यम से समय बदल रहा है। कितने प्रकार से काम चल रहा है, क्या क्या काम चल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं, आपने भागीदार बना करके वो सारी चीजें जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे में इस मेले में 10 विभाग द्वारा वन्य प्राणी, इको टूरिज्म, आयुष, औषधि, पौधे, अनुसंधान, जैव विविधता इत्यादि की प्रदर्शनियां भी लगाई है, और 50 से ज्यादा स्टॉल में 50-80 आयुर्वेदिक डॉक्टर और 100 पारंपरिक वैद्य भी अपनी सेवा देने को तैयार है। और इस मेले में पहली बार ट्राइबल आर्ट, अकाष्ठी वनोपज प्रसंस्करण का जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है। दोना पत्तल निर्माण, सबई रस्सी बनाना, शहद के प्रसंस्करण, बुदनी के खिलौने, लाख और गोंड के आर्ट, ऐसी कई कलाओं के लिए कितने प्रकार से संयोजन किया गया। और मेले के अंदर फूड जोन में भी 26 स्टॉल लगाए गए, जिसमें बांधवगढ़ के गोंडी व्यंजन, अभी तो मैंने खाए नहीं, लेकिन सुन के पानी आ रहा, मुंह में मजा आ रहा है, अपने आप में इतना बढ़िया बनता। छिंदवाड़ा की वन रसोई और अलीराजपुर का पारंपरिक दाल पानिया, हमने दाल बाटी, दाल बाफले तो बहुत खाए, लेकिन दाल पानिया भी कम नहीं पड़ते हैं। वो वाकई हमारा झाबुआ का इतना बढ़िया भोजन है, आनंद आ जाता है। ऐसे में कई सारी प्रकार की बहुत सारी चीजें जुटाने का प्रयास किया। हमारी सरकार भी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को, जिला यूनियनों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। और वैसे तेंदुपत्ता से लेकर कई जगह हमने बोनस के आधार पर हमारे वन्य आधारित जो ये समिति के लोग हैं या तेंदुपत्ता संग्रह के, उनको मदद के लिए कदम बढ़ाएं। आज 32 लघु वनोपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य 25% की वृद्धि ये ट्राइफेड के माध्यम से की जा रही है। मैं एक बार फिर अपनी ओर से इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं, जहां मैं बात कर रहा हूं वहां रातापानी अभयारण्य बार-बार लिख के दे देते हैं, ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर हमारा अभयारण्य है, जोरदार अभिनंदन करें। भोपाल का ये हमारा टाइगर भी, अब टाइगर रिजर्व पार्क भी बहुत अद्भुत ऊंचाई हासिल कर रहा है। उसी प्रकार से माधव नेशनल पार्क भी उसी प्रकार से जरा ये नवा है। और सागर जिले में अब भीमराव अंबेडकर अभयारण्य, श्योपुर में जहानगढ़ अभयारण्य की स्थापना, चीते हमारे परिवार बढ़ाते बढ़ाते गांधी सागर तक पहुंच गए। और हमने अगला इसी जुलाई तक का टारगेट 2026 में नौरोदही अर्थात रानी दुर्गावती के नाम पर जो अभयारण्य बनेगा, जहां एक साथ टाइगर, चीता, तेंदुआ, ये सब प्रकार से हमारा वन समृद्ध होगा। ये हमारा अपने आप में बड़ा संकल्प भी है। आइए आपके साथ टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, वल्चर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, लेपर्ड स्टेट, और इसके अलावा भी अब तो गेंडे और जिराफ भी लाने की हम सोच रहे हैं। किंग कोबरा तो आ ही रहा है, कितने प्रकार से क्या क्या सोच रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर हमारे इस वन विभाग की विविध गतिविधियों के लिए अपनी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हम अपने वन आच्छादित मेलों की विशेषताओं को लेकर समाज के सामने आएंगे। वेलनेस के आधार पर हमारे आयुर्वेद को भी समृद्ध करेंगे, और हर प्रकार से हमारे वन्य प्राणी के साथ साथ वन्य गांवों के अंदर रहने वाले या बाकी सभी प्रकार के लोगों को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाएंगे। और सशक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशक्त भारत और सशक्त मध्य प्रदेश बनेगा। जोरदार अभिनंदन।